घटना चक्र को और उसके परिप्रेक्ष्य को, जो भी हिंसा करता है, पहले इस बात को समझ लीजिए, वो जी। चाहे ऊपर से दिखने में भी किसी भी समुदाय का, वो कहीं ना कहीं आरएसएस और मनुवादियों द्वारा कंट्रोल होगा, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग, हम तो 92% है। हमें कोई भी हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे तो नंबर्स ही हैं, हमारे लिए संविधान ही काफी है, हमारे लिए हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट ही काफी है। मगर इन पीसफुल प्रोटेस्ट पर संविधान से डर के मनुवादी बहुत सारे समुदाय के बहुत सारे लोगों को, शेड्यूल कास्ट के भी, शेड्यूल ट्राइब के भी, ओबीसी के भी और मुस्लिम समुदाय के भी, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध समुदाय के भी, जो ज़मीर फरोश लोग हैं, उनको अपने कार्डर्स में रखती है, उनको अपने जो उनकी जो संस्थाएं हैं उसमें रखती है और उनसे ऐसे काम कराते हैं। जो राजस्थान में जो कांड हुआ, वो उनके तार बीजेपी से मिले आपको। मैं तो एक बाबा साहब का छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन संविधान और कानून के रास्ते पे चल के हम लोग संगठित होकर काम नहीं करते। इसकी वजह से हम लोग ज्यादातर जगहों पे मार खाए से डीडीए ने छल कपट से एक्वायर दिखा दिया और उसके बाद उसको जो बेच दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे सामने है महमूद प्राचा जी, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आप इन्हें देख रहे हैं। और महमूद प्राचा जी एक जाना माना नाम, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि बहुजन मूवमेंट में एक अच्छी खासी पहचान है, एक अच्छा नाम है, लगातार मूवमेंट में सक्रिय भी रहते हैं। इतना समय कैसे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खास लायर माननीय महमूद प्राचा साहब। जी सर, आपका एंटी क्राइम न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। इस हाई कोर्ट के स्टे के बाद में आपने ही स्टे लगवाया वहाँ पर। हाई कोर्ट का स्टे था दिल्ली नाहरपुर गांव का, और उसके बाद आपके स्टे पर अच्छा खासा काम हो जाता है, दुश्मनों पर एक पाबंदी लगती है और मतलब लोगों में एक विश्वास आ जाता है। जिस बाजी को हम हार चुके थे वह आपके माध्यम से जीत की ओर चली जाती है। देखिए, मेरे माध्यम से तो नहीं, मैं तो एक बाबा साहब का छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन संविधान और कानून के रास्ते पे चल के हम लोगों को आगे बढ़ना है। और लेकिन अगर हम लोग मजबूती के साथ कदम बढ़ाएंगे तो सक्सेस या सफलता हमेशा प्राप्त होगी। लेकिन हम लोग ज़्यादातर भावनाओं में बह के इमोशनल काम करते हैं और मजबूती से और पुख्तगी से संगठित होकर काम नहीं करते। इसकी वजह से हम लोग ज़्यादातर जगहों पे मार खाए। नाहरपुर का केस भी अगर देखा जाए तो अभी भी हम उसकी जड़ तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि जो एक हडवारी जी बिल्कुल थी, जो पुश्तैनी जगह हमारे समाज की थी, उसको किस प्रकार से डीडीए ने छल कपट से एक्वायर दिखा दिया और उसके बाद उसको जो बेच दिया, टेंडर निकाल के, जो वहाँ के इलाके के जो लोकल लीडर हैं, खासतौर पे बीजेपी के जो एमएलए हैं वहाँ के, जी उनका नाम भी इसमें बहुत मुखरता के साथ आ रहा है कि ये जितने भी लोग उन जगहों को टेंडर में छुड़वाए हैं या टेंडर का प्रक्रिया शुरू कराई है, वो उनके बेस पे पीछे से वही उसके पीछे है। जी, ये नाम भी उनका साफ साफ आ रहा है। अब मजेदार बात क्या है कि जो लोकल पुलिस है, और उसमें मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं डीसीपी लेवल तक के तो सबूत तक भी सामने आ चुके हैं। जी कि बात थी, अगर ये भी मान लिया जाए कि हम लोगों की तरफ से पैरवी नहीं हुई, पीठ पीछे ही सारा हाईकोर्ट ने कार्रवाई कर दी क्योंकि हमें नोटिस ही नहीं था, तो भी देखा जाए तो ऑर्डर्स तो एक जगह के लिए थे, एक जो डीडीए के प्लॉट थे एक के लिए था, लेकिन कार्रवाई पूरे एरिया पे कर दी गई। जी कार्रवाई बाबा साहब की मूर्ति जो इतने पुराने समय से लगी हुई थी उसको तोड़ने की कर दी गई, जबकि वो तो उस जगह शायद आती भी नहीं थी, ये डिमार्केशन भी नहीं हुई। तो ये किस प्रकार से डीडीए के अफसरों ने, दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरों ने, पुलिस के अधिकारियों ने हाई कोर्ट से ही धोखाधड़ी करी जी, इसके बारे में हम लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, जिसके बारे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि
चलिए आपने एक हाई कोर्ट के ऑर्डर से गलत तोड़फोड़ ही कर दी, हाई कोर्ट का ऑर्डर कुछ और था, आपने कुछ और कर दिया, लेकिन उसके आसपास जो चारों तरफ घर थे उसमें महिलाओं के साथ मारपीट, घरों में जाके जी बिल्कुल, लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने से रोका जाना, दिनों दिन तक वहां पर पुलिस की तैनाती किया जाना कि आप लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलेंगे, ये किस प्रावधान के तहत, ये किस कानून के साथ तहत किया, ये सब जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो लिमिट थी उससे कहीं दूर, मतलब कहा जाए दूरम दूर थे, बहुत दूर थे। जी। और ये सभी इसीलिए SC/ST एक्ट के तहत अपराध हैं, जिसमें पुलिस के वो समस्त अधिकारी जो इस चीज के जिम्मेदार हैं कि लोगों को घरों में रोका गया, लोगों के साथ घरों में घुस के मारपीट की गई, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, झूठे मुकदमे लगाए गए। एक अरनेश कुमार की जजमेंट है, उसके बावजूद, जिसमें लोगों को हमारे अरेस्ट ही नहीं करना था, उस जजमेंट की वजह से उसके बावजूद अरेस्ट किया गया और उनको जबरदस्ती जेलों में ठूसा गया, जिसकी हमने जमानत कराई कई दिन बाद। ये सभी SC/ST एक्ट के तहत अपराध हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं, यदि कोई हमारा शेड्यूल कास्ट समाज का, शेड्यूल ट्राइब समाज का व्यक्ति या हमारी कोई बहन या बेटी अपने साथ हुए बड़े से बड़े जुल्म को भी बताने जाती है, तो पुलिस उसी के साथ ज्यादती करती है, मार पीट के भगा देती है, गिरफ्तारी की बात तो दूर है, FIR भी नहीं करती। जी, पुलिस अपनी वर्दी का दुरुपयोग करती है लगातार, बहुत सारी केसेस में ऐसा सामने आता है, खासतौर से SC/ST और माइनॉरिटीज के साथ में, आंखों से देखा हुआ है ये सब। तो इस पर पुलिस के अगेंस्ट यदि कोई शख्स ये चाहता है, किसी केस में ज़्यादा नाइंसाफी हो गई है और ज़्यादा समय लग गया है, तो बाय लॉ क्या ये पॉसिबल है कि उस पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत उसकी गिरफ्तारी संभव है? देखिए, हमें एक चीज तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है समझनी, हमें सभी और हमारे समाज के लोगों को, जो कमजोर समाज के लोग हैं, जो SC/ST OBC और माइनॉरिटी से आते हैं, जी, कि ये जो सरकारी अफसर हैं, ये जो पुलिस अधिकारी हैं, ये भारत देश की जनता के हमारे नौकर हैं, और ये नौकरी जो इनको हम देते हैं वो इसलिए देते हैं कि ये संविधान और कानून के हिसाब से जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से काम करें। अगर ये उस प्रक्रिया के बाहर जाके कार्य करते हैं तो ये एक अपराधी हो जाते हैं। बल्कि मेरा कहना तो ये है कि ये आम अपराधी से, जिसको पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उससे भी बड़े अपराधी होते हैं, और इनके खिलाफ जो सजाएं कानून में है वो इसीलिए ज्यादा सख्त, ज्यादा कड़ी हैं। तो यदि कोई पुलिस का अधिकारी भ्रष्टाचार की वजह से या अपनी किसी द्वेष की भावना की वजह से या SC/ST के साथ तो खास तौर पे यदि कोई उनके साथ जातिगत भावना और मानसिकता की वजह से कोई कार्य करता है तो वो बहुत ही जघन्य अपराध है, SC/ST एक्ट के तहत भी और दूसरी धाराओं के तहत भी, जिसकी कार्रवाई मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है करानी, ताकि हमारे लोगों के साथ अत्याचार कम हो। क्योंकि जिम्मेदारी पुलिस की है अत्याचार से बचाने की, और न्याय दिलवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों की होती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, और भक्षक भी कौन, रक्षक भी कौन, हमारे नौकर, तो तब बहुत दुर्भाग्य की बात है, उसको बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। एक महिला है हमारे इस्लामिक समाज से, बहन बिल्किस बानो, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और उनके सभी अपराधियों को रिहा कर सम्मानित किया गया है मंचों पर। ये सरकार जो इस वक्त हुक्मरान बनी हुई है, सत्ता में मौजूद है, इस तरीके से बहकारी और कानून की नज़रअंदाजी हो रही है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गुजरात में हजारों लोगों को एक साथ मार दिया गया एक बड़ी साजिश के तहत, RSS, BJP और दूसरी मनुवादी ताकतों द्वारा। लेकिन यही मनुवादी ताकतें हमारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के साथ भी हर दिन इसी प्रकार का छोटा या बड़ा कार्य हर दिन हमारे देश में कर रही हैं। उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्किस बानो का केस एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, जिसमें तो एकदम साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई, और सुप्रीम कोर्ट से सजा देखिए किन मुश्किल हालात में हुई। जब इन्वेस्टिगेशन जो है वो गुजरात पुलिस ने ठीक नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर की,
जब वहां मुकदमा ठीक से नहीं चलाया, बदली हुई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में, उसमें कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जो गुजरात से हैं, अहमद पटेल, जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने, क्योंकि ये इनकी तीनों की तिकड़ी है थी, अब तो वो दुनिया में नहीं रहे अहमद पटेल साहब, लेकिन अमित शाह साहब, मोदी साहब और अहमद पटेल साहब की तिकड़ी थी, तो 10 साल तक अहमद पटेल साहब ने इन्हें बचा के रखा और इन सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो सही सजा होनी चाहिए थी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सही सजा होनी चाहिए थी, वो देने से बचा के अहमद पटेल साहब ने रखा। नहीं तो 10 साल जो कांग्रेस की और यूपीए की सरकार थी वो कम नहीं थी न्याय दिलवाने के लिए, ना सिर्फ बिल्किस बानो को बल्कि जो गुजरात दंगों के पीड़ित थे उन सभी को। मगर ऐसा नहीं हुआ, तो अब आप आगे देखिए किस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ा के अपने बीजेपी के मेंबर्स को ही उस कमेटी में रख दिया और दूसरे अफसर जो उन्हीं के खुद के अफसर थे, जिनको कोई भी, मुझे इसमें शक नहीं है कि उनके ऊपर भी एक रखा ही इसलिए गया था कि वो इसी अंजाम तक पहुंचे, इसी नतीजे तक पहुंचे जिन्होंने जो कार्य किया। और उसके बाद उसकी तारीफ भी की बाहर निकल के कि ब्राह्मण संस्कारी लोग थे वो। तो अगर ब्राह्मण अपना संस्कार ऐसा समझते हैं तो ये संस्कार उन्हें मुबारक हो। मासूम बच्चियों का रेप करना, प्रेग्नेंट जो महिला है उसका रेप, मासूम प्रेग्नेंट महिला का रेप करना, मासूम बच्चों को मारना, प्रेग्नेंट महिला के सामने का रेप उसके परिवार के सामने करके उसके परिवार की हत्या करना, ये सब कार्य जो भी अपने आप को संस्कारी बताता है उसको मुबारक हो। ये हमारे सामने बहुत ही घिनौने अपराध हैं जिनकी सजा जो है सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए थी, लेकिन उनको मृत्युदंड नहीं मिला और अब उनको छोड़ दिया गया साजिश के तहत। लेकिन ये साजिश और ये जघन्य अपराध है अपने आप में भी उनको छोड़ा जाना, जिसमें आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कमेटी के मेंबर्स के खिलाफ जिन्होंने इस तरह का गंदा और घिनौना फैसला किया है। ये गंदा और घिनौना फैसला जो है और भी बुरा तब साबित हो जाता है जब हम बंदी सिंह जो हमारे जेल में बंद हैं उनकी तरफ एक बार नजर डालें कि उनके अपराध तो छोटी छोटी बच्चियों का रेप करने का नहीं था, उनके ऊपर किसी के ऊपर भी इल्जाम, जी जी, उनको तो सजाएं भी सुप्रीम कोर्ट तक से अभी बहुत लोगों को नहीं, जैसे जत्थेदार जगतार सिंह हवाला को तो अभी सुप्रीम कोर्ट तक से सजा नहीं हुई, तो वो एक तरह से कानून की नजर में बेगुनाह है। उनको तो 28 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, उनको तो आज तक जेल से नहीं छोड़ा गया। राजीव गांधी जी के हत्यारों को जेल से छोड़ दिया गया जिन्हें सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई थी। बिल्कुल। तो जो देखना चाहिए, देखने का विषय ये है कि एक तरफ बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई है उन्हें छोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ बंदी सिंह है जिन्हें नहीं छोड़ा जा रहा। तो इससे भी ये बात साफ साबित होती है कि बिल्किस बानो के केस में पक्षपात किया है, साजिश के तहत उन्हें छोड़ा गया है और ये साजिश एक अपराध है। क्या हम इसके ये जो एक उनको छोड़कर और सम्मानित करने की जो प्रक्रिया है इसके अगेंस्ट जा सकते हैं लॉफुली? नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि वकील हैं और ये एक इंडिविजुअल केस है, जब तक कोई हमारे पास आता नहीं है हम किसी से अपने आप आगे बढ़ के काम या ये नहीं कह सकते कि आप हमें वकील कर लो। अगर हमारे पास आएंगे तो हम निश्चित तौर पे इसमें मुकदमे दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ, निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं उनके पास भी वकील होंगे जो इस कार्रवाई को करेंगे और ये कार्रवाई बिल्कुल कानूनी रूप से सही होगी, उचित होगी। जी सर, ये जो नुपुर शर्मा की वाणी पर एक क्राइम हो जाता है, एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, इतनी क्रूएल्टी होती है, कन्हैया लाल की हत्या होती है जिस तरीके से, जिस अंदाज में, ये इस पर क्या कहना चाहिए सर? देखिए, मैं जहां तक इस सब समझता हूं इन सब घटना चक्र को और उसके परिप्रेक्ष्य को, जो भी हिंसा कर रहा है, पहले इस बात को समझ लीजिए, वो चाहे ऊपर से दिखने में भी किसी भी समुदाय का वो कहीं ना कहीं आरएसएस और मनुवादियों द्वारा कंट्रोल होगा, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हम तो 92.5% है। हमें कोई भी हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे तो नंबर्स ही हैं, हमारे लिए संविधान ही काफी है, हमारे लिए हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट ही काफी है। मगर इन पीसफुल प्रोटेस्ट पर संविधान से डर के मनुवादी बहुत सारे समुदाय के बहुत सारे लोगों को, शेड्यूल कास्ट के भी, शेड्यूल ट्राइब के भी, ओबीसी के भी और मुस्लिम समुदाय के भी, सिख क्रिश्चियन बौद्ध समुदाय के भी
जो जमीर फरोश लोग हैं उनको अपने कार्डर्स में रखती है, उनको अपने जो उनकी जो संस्थाएं हैं उसमें रखती है और उनसे ऐसे काम कराती है। जो राजस्थान में जो कांड हुआ वो उनके तार बीजेपी से मिले आपको, जो जम्मू में लोग पकड़े गए उनके तार बीजेपी से मिले आपको। तो ये लोग भले किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, ये लोग असल में मनुवादी मानसिकता के टच के लोग हैं। ऐसे अपराध वही कराते हैं या बहकाए गए लोग हिंसा करते हैं। बहकाए गए लोगों को बहकने से रोकना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन जो उनके कार्डर्स हैं उनको हम जेल भिजवाने का काम होगा। बिल्कुल सर। लेकिन जो इसकी शुरुआत तो नूपुर शर्मा ने करी ना, तो नूपुर शर्मा के बोलने पर पूरे देश में आतंक मचाता है, हजारों गिरफ्तारियां होती हैं, बहुत कुछ होता है, देश की शांति भंग होती है। क्या कोई एक्शन नहीं बनता नूपुर शर्मा के अगेंस्ट? देखिए, ये बात मैं नहीं मानता कि ये शुरुआत नूपुर शर्मा ने की जी। नूपुर शर्मा से करवाई गई थी। करवाई किसने गई थी? वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है जी। और वो बहुत ही सुलझी हुई महिला है, बहुत ही अच्छी वकील भी हैं। तो उनसे गलती से बेध्यानी में इस प्रकार की बात निकल ही नहीं सकती। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो वो बात उनके हाई कमांड ने उनसे कहलवाई थी जी, जानबूझ के कहलवाई थी। और उस बात को उन्होंने बाद में फिर तस्लीम भी किया कि मोदी जी मेरे साथ, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मेरे साथ है, होम मिनिस्टर ऑफिस मेरे साथ है और जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो मेरे साथ हैं। तो ये उन्होंने खुद बात प्रेस में बताई थी, उनकी वीडियो भी मैंने स्वयं देखी जी। दूसरी बात, उनके खिलाफ तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उनको जेल नहीं भेजा गया जी, जेल नहीं भेजा गया। तो ये इस बात का साफ सबूत है कि ऊपर से ही कहने पर उन्होंने कहा और इसका फायदा पाकिस्तान, चाइना और दूसरी देश की दुश्मन ताकतों को हो रहा है, जिन्होंने हमारे 57 या 58 मुस्लिम देशों से संबंध खराब कर दिए। भारतीयों को वहां पे अब प्रताड़ित किया जा रहा है, बिल्कुल सोचा ही नहीं, जो कभी नहीं हुआ आज तक। तो इससे फायदा किसे होगा? अगर भारत के वर्कर्स मुस्लिम देशों से निकाले जाएंगे तो फायदा चाइना और पाकिस्तान को होगा। अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे चीजें यहाँ से बन के वहां जाती हैं, उनका बहिष्कार किया जाएगा जैसा कि हो रहा है, तो इसका फायदा चाइना और पाकिस्तान का होगा। वहां के प्रोडक्ट्स अब वहां जाएंगे। तो ये देशद्रोही कार्य जो है आरएसएस और मनुवादी खुले आम कर रहे हैं और इसी के लिए नूपुर शर्मा जी का इस्तेमाल। जी सर, एक हादसा और कहानी पुरानी है और बहुत दर्दनाक रही है अपने समय में, बहुत ही दर्दनाक कहानी रही है। बहन फूलन देवी जी का नाम मैं लूंगा और उनके साथ जो जेल में हुआ था, उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया था। ये अत्याचार और जुल्म नहीं है? देखिए, इसमें मैं अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता हूं जी, कि हम लोग अपने लोगों को कानूनी और संवैधानिक रास्ता ऐसा नहीं दे पाते, वो मदद नहीं कर पाते जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे समाजों के लिए, खास तौर पे जो कमजोर वर्ग हैं उसके लिए छोड़ गए हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हमारे लोगों को बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़े पहले जो शायद उनकी नेचर में नहीं थे या उनके स्वभाव में नहीं थे, लेकिन जब इतनी बड़ी ज्यादती और जुल्म हो जाएंगे तो अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़े। तो इसमें मैं अपने जैसे लोगों की, खास तौर पे अपने समुदाय के वकीलों की कमी सबसे बड़ी मानता हूं कि अपने समाज को कानूनी प्रक्रिया से मदद नहीं दिलवा पाते, उनकी हिफाजत नहीं कर पाते, उनकी रक्षा नहीं कर पाते। तो इसमें मैं अपने जैसे लोगों की और वकीलों की गलती मानता हूँ जी। सर, सोशल मीडिया आजकल थोड़ा सा तेजी में है और सोशल मीडिया चल भी रही है और सरकार की तरफ से समय समय पर रोक भी लग रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि मनुवादी सरकारें इस समय सत्ता में है। ऐसे में सोशल मीडिया को एमएसएमई के अकॉर्डिंगली भी, जो कि सरकार का ही प्रोसीजर है, महत्व नहीं दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो चीज कोई एक बीमारी है और बीमारी का कोई इलाज है या एक कोई कहा जाए ऐसा गंदा और घिनौना व्यक्तित्व है जिसका इलाज सोशल मीडिया कोई भी चीज है, तो वो व्यक्ति तो उसको खत्म करना चाहेगा। मनुवादियों ने पूरे देश का सारा मीडिया अपने कब्जे में कर लिया, जुडिशरी कब्जे में कर ली, सब कुछ तो कब्जे में कर लिया।
जी और उससे अत्याचार करा रहे हैं और कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आज के जमाने में सबसे मुखर लड़ाई लड़ रही है। तो उनको मारने की चेष्टा, उनको दबाने की चेष्टा, उनको खत्म करने की चेष्टा मनुवादी तो करेंगे ही ना, जी जी सबसे ज्यादा करेंगे। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया के लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वो इस समय देश का चौथा पिलर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के हमारे ईमानदार SC ST OBC और माइनॉरिटीज के या चंद 2-4 लोग और होंगे। जी जी ये जो सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं वही देश का चौथा पिलर है मीडिया। बिल्कुल। बाकी सारी मीडिया तो क्रिमिनल मीडिया है जो देश का संविधान बिल्कुल कमजोर करने की साजिश में शामिल है। जी सर, एक आपके साथ ज्यादती हुई थी, क्या हम इस पर जानकारी ले सकते हैं? देखिए अब आप अपने बारे में ही जी बताने लगेंगे तो फिर वो नहीं सर, क्राइम तो क्राइम है ना, हम कि जैसे आप जैसी शख्सियत पर भी तो मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो एक मनुवादी हमला हुआ था। अम्बेडकरवाद जो है ना, मनुवाद का सबसे बड़ा इलाज तोड़ दवाई। जी जी कोई भी अम्बेडकरवादी का सबसे बड़ा मेडल जी और जिसको कहते हैं कि पुरस्कार यही होगा कि मनुवादी हमारे से दुश्मनी करे। मनुवादी जितना हमें मारने की और जेल भेजने की चेष्टा करेंगे और वो उन्होंने की भी। जी जी देश की सबसे बड़ी रेड हमारे ऑफिस पे हुई, देश की सबसे खतरनाक रेड 15 घंटे तक हमारे ऑफिस पे हुई, लेकिन हम फिर भी जी उस रेड में मिला क्या? सिर्फ जय भीम। जी जी तो इतना ज्यादा निराश और हताश होके अमित शाह जी के वो भेजे गए 200 लोग हथियारों समेत गए कि उनकी शक्ल देखने से बनती थी, जो सोशल मीडिया ने उस दिन भी दिखाई। तो हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारे पास कुछ छुपाने और ढकने के लिए नहीं है। जिस काम के लिए भेजा गया था हमें, और वो सब वीडियो रिकॉर्डेड भी है, इसीलिए वो वीडियो छुपा रही है पुलिस। जी जी वो हमें धमकाने के लिए भेजा था कि आप ये कार्य छोड़ दो, जो आप काम कर रहे हो, दिल्ली दंगे के लोगों की मदद कर रहे हो और जो आप SC ST समुदाय की मदद कर रहे हो वो छोड़ दो, नहीं तो आपको मरवा दिया जाएगा। ये सब उन्होंने ये सब बोला, जज लोया का नाम लिया और ये सब बातें की। लेकिन हमारे लिए ये सबसे बड़ा पुरस्कार है कि वो हमें मारने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें जेल भेजने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये दुनिया के सामने सबूत है कि हम जो है पक्के अम्बेडकरवादी हैं। इससे तो हमें और हौसला मिलता है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। बाबा साहब ने जितनी कुर्बानियां दी उतनी तो शायद हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पे, उनके कदमों पे, उनके दिखाए गए रास्ते पे, उनके बनाए हुए संविधान पे चल सकें और उसको मजबूत रख सकें। जी, RSS के द्वारा, मनुवादी षड्यंत्रों के द्वारा, मनुवादी ताकतों के द्वारा हमारा संविधान ही खतरे में कहीं नजर आ रहा है। वो 2024 में हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रहे हैं और इस पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं और संविधान को में से छेड़छाड़ ना करें, या छेड़छाड़ जो करें उनको जेलों में पहुंचाने का काम कैसे करें? उसके लिए हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, उसका समाधान पीसफुल है। 100% में से 80% समाधान है पीसफुल प्रोटेस्ट, 20% समाधान जो है हम जैसे वकीलों का जिम्मेदारी है, जो अम्बेडकरवादी हैं। हम कानून में न्यायिक व्यवस्था से जो आपको और अपने समाज को न्याय और बराबरी दिलवा सकें। लेकिन 80% जो इसका समाधान है पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम लोग 92.5% हैं देश में। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो मनुस्मृति दोबारा लागू करा सके। बाबा साहब ने जिस मनुस्मृति को जला के भारत का संविधान बनाया है, आज वो खतरे में है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के संविधान को बचाएं, क्योंकि ये संविधान हम सबको बचा रहा है मनुस्मृति से और मनुवादी मानसिकता से। हर अत्याचार जुर्म से बचाने वाला संविधान, और हमें संविधान की रक्षा सबने मिलकर करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपने जय भारत, जय संविधान।